हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय कला एवं संस्कृति। कल हमने इसी विषय में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ऐसे शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा था। आज भी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी जो 4 शास्त्रीय नृत्य की चर्चा बाकी है, तो यह वीडियो में हम बात करने वाले हैं और रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में निकल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन की भी बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय नृत्य कला। क्या? भारतीय नृत्य कला। और भारतीय नृत्य कला में सबसे पहले ओडिसी, जो ओडिशा राज्य से संबंधित है, ऐसे ओडिसी नृत्य की बात करें। ओडिशा के इस नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। क्या? ओडिशा के इस नृत्य को, ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। और देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य का उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर के शिलालेखों में भी मिलता है। क्या दोस्तों? यह जो ओडिसी नृत्य है, इसका उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर के शिलालेखों में भी मिलता है। और ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य होता है और इसमें धड़ संचालन तथा त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक बार फिर से देख लो कि देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य का उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर के शिलालेखों में भी मिलता है। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य होता है और इसमें धड़ संचालन तथा त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मैंने आपको बताया कौन सा? ओडिसी। ओडिसी के बारे में आगे भी हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ बनाकर आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको भी तो अंदाजा चले कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्न में से किस नृत्य का उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर के शिलालेखों में भी मिलता है? तो हमने किसकी बात की? ओडिसी। ओडिसी दोस्तों नृत्य ऐसा है जिसका उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर के शिलालेखों में भी मिलता है। सही आंसर है ओडिसी। और इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद, और गीत गोविंद नाटक की रचना किसने की है? जयदेव जी ने। तो याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि गीत गोविंद नाटक किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है। और ओडिसी नृत्य में प्रयुक्त होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद से लिए जाते हैं। और इसके प्रमुख नर्तकों में केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसी, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, माधवी मुदगल, डी.एन. पटनायक, रघुनाथ दत्ता, डोना गांगुली। यह डोना गांगुली कौन है? सौरव गांगुली की पत्नी का नाम है डोना गांगुली। वो भी ओडिसी नृत्य की एक प्रमुख नृत्यकार है, प्रमुख नृत्यकार। ओके, और यहाँ से जो भी दोस्तों मैं यहाँ कलर चेंज किया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि सोनल मानसी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, डोना गांगुली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ओडिसी। एक बार फिर से देखो, ओडिसी नृत्य में प्रयुक्त होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद से लिए जाते हैं। गीत गोविंद नाटक किसका है? जयदेव जी का। और इसके प्रमुख नर्तकों में केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसी, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, माधवी मुदगल, डी.एन. पटनायक, रघुनाथ दत्ता, डोना गांगुली। यह सभी दोस्तों ओडिसी के प्रमुख नर्तक है। और यहाँ जब नृत्य की बात आई तो मैंने एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है कि कौन से नर्तक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इनसे जुड़ा हुआ वीडियो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए
क्वेश्चन का आंसर बताइए। डोना गांगुली यानी कि सौरभ गांगुली की पत्नी, इमेज में आप देख सकते हैं, डोना गांगुली निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो सही आंसर है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है डोना गांगुली। और आगे बात करें तो मणिपुरी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर राज्य में। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्यों से शारीरिक गति, भंगिमाओं, पैरों के संचालन आदि मामलों में बिल्कुल भिन्न है। इमेज में आप देख सकते हैं, एक स्पेशल पहनावे के साथ यह मणिपुरी नृत्य किया जाता है। तो मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्यों से शारीरिक गति, भंगिमाओं, पैरों के संचालन आदि मामलों में बिल्कुल भिन्न है। और 18वीं शताब्दी में राजा भाग्यचंद्र के कारण विकसित हुई इस नृत्य का विषय मुख्यतः रासलीला है। क्या दोस्तों? यह मणिपुरी नृत्य का विषय मुख्यतः रासलीला है। इमेज आप देख सकते हैं, महिलाएं रासलीला कर रही है। और महाराजा भाग्यचंद्र, जिसका दोस्तों जीवन काल है 1859 से लेकर 1898 तक, तो महाराजा भाग्यचंद्र ने गोविंद संगीत लीला विलास, क्या गोविंद संगीत लीला विलास नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने मणिपुरी नृत्य की बारीकियों का वर्णन किया है। तो यहां से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि गोविंद संगीत लीला विलास यह ग्रंथ किसका है? महाराजा भाग्यचंद्र का है। इमेज में आप देख सकते हैं। और महाराजा भाग्यचंद्र ने इस ग्रंथ में मणिपुरी नृत्य की बारीकियों का वर्णन किया है। और इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र क्या क्या? करताल, मंजीरा और 2 मुख वाला ढोल या मणिपुरी मृदंग होते हैं। दोस्तों, जब मणिपुरी नृत्य किया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? करताल, मंजीरा और 2 मुख वाला ढोल या मणिपुरी मृदंग होते हैं। चलिए आंसर बताइए। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के विकास में राजा भाग्यचंद्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो राजा भाग्यचंद्र ने किस नृत्य में? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है महाराजा भाग्यचंद्र ने। मत भूलिएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी। तो मणिपुर का युद्ध संबंधी नृत्य थांगता कहा जाता है। यह भी याद रख लो, क्योंकि इसी साल 2-3 बार यह करंट अफेयर में आया था। मणिपुर का युद्ध संबंधी नृत्य थांगता कहा जाता है महाराजा गंभीर सिंह। और याद रखना, तांडव रूप की रचना की है महाराजा गंभीर सिंह ने। तो महाराजा गंभीर सिंह, चंद्र कीर्ति सिंह तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी नृत्य के विकास में महती भूमिका निभाई। तो यहाँ तीनों व्यक्तियों के नाम याद रख लेने हैं। पहले तो याद रखना है कि मणिपुर का युद्ध संबंधी नृत्य क्या कहा जाता है? थांगता। और महाराजा गंभीर सिंह, चंद्र कीर्ति सिंह तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी नृत्य के विकास में महती भूमिका निभाई है। चलिए आंसर बताइए। मणिपुर का युद्ध संबंधी नृत्य क्या कहा जाता है? मणिपुर का युद्ध संबंधी नृत्य क्या कहा जाता है? थांगता कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह, जवेरी बहनों, और जवेरी बहनों में दोस्तों नाम याद रखिएगा, नैना जवेरी, सुवर्णा जवेरी, दर्शना जवेरी, रंजना जवेरी आदि ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई है। क्या दोस्तों? यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन कौन है? तो गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह, जवेरी बहनों, नैना जवेरी, सुवर्णा जवेरी, दर्शना जवेरी, रंजना जवेरी, ये चारों बहनों दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। और पुंग चोलम, करताल चोलम, भंगता, इस नृत्य के अनेक रूप है। क्या? मणिपुरी नृत्य के अन्य भी रूप है, नाम है पुंग चोलम, करताल चोलम, भंगता। ओके। और इसमें शीशों से जड़ा वस्त्र, जिसे कामिल कहते हैं, उन्हें पहनने की प्रथा भी रही है। क्या दोस्तों? शीशे से जड़ा वस्त्र, जिसे कामिल कहते हैं, इसे पहनने की प्रथा भी रही है। और मैं आपको कामिल दिखाऊं तो यहां पर मैंने देखा था, क्या कहां पर? ये देखिए, यहां शीशे से जड़े वस्त्र पहने हैं यह महिलाओं ने, जिसे कामिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामिल कहा जाता है। तो यहां पर लिखा है कि इसमें शीशों से जड़ा वस्त्र, जिसे कामिल कहते हैं, उसे पहनने की प्रथा भी रही है।
और मणिपुर में सभी शैली के नृत्यों का प्राचीन आधार लाई हरोबा नृत्य है। दोस्तों यह याद रख लेना है कि लाई हरोबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए मणिपुर। एक बार फिर से देखो कि इसमें शीशों से जड़ा वस्त्र जिसे कामिल कहते हैं उसे पहनने की प्रथा भी रही है। मणिपुर में सभी शैली के नृत्य का प्राचीन आधार लाई हरोबा नृत्य है। चलिए आंसर बताइए कि पुंगचोलम, करताल चोलम, भंगता किस नृत्य के रूप है, तो यह पुंगचोलम, करताल चोलम, भंगता मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के रूप है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो असम का सत्रिय नृत्य, क्या असम का सत्रिय नृत्य असम के 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने मठों में अंकिया नाट के सह प्रदर्शन हेतु सत्रिय नृत्य विकसित किया। दोस्तों यहां याद रख लेना है कि सत्रिय नृत्य 15वीं शताब्दी में किसने विकसित किया है, संत श्रीमंत शंकर देव। और दोस्तों शंकर देव की बात आई तो हमने यह 15वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण संत कवि, उनकी बात भी हमारी चैनल में एक वीडियो में हमने की है। आप टाइटल पढ़कर यह वीडियो देख सकते हैं। कालिदास, शंकरदेव ऐसे महान कवि, भवभूति, माघ ऐसे महान कवियों के बारे में हमने बताया है यह वीडियो में। ओके, तो आप जरूरत के लिहाज से आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखिए कि कौन कौन से वीडियो जीके 2020 चैनल पर अवेलेबल है जो हमारे सिलेबस में योग्यतः बैठते हैं और एग्जामिनेशन में मोस्ट आईएमपी है। ऐसे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो सत्रिय नृत्य जिसका संबंध है असम राज्य से, असम के 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने मठों में अंकिया नाट के सह प्रदर्शन हेतु सत्रिय नृत्य विकसित किया। और सत्रिय नृत्य को कई विद्याओं में बांटा गया है, जैसा कि अप्सरा नृत्य, बेहत्तर नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, रास नृत्य आदि। और सत्रिय नृत्य में शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे बोर गीत कहते हैं। क्या दोस्तों, यह सत्रिय नृत्य में शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे क्या कहते हैं, बोर गीत। और इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है, जिससे शास्त्रीय नृत्य की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो दोस्तों 2000 में यह सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है। और अब हमारे शास्त्रीय नृत्य की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 8 हो गई है। एक बार फिर से देखो कि सत्रिय नृत्य में शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे बोरगीत कहते हैं। इस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया, जिससे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़कर हो गई है 8। चलिए बताइए, सत्रिय नृत्य में किसके द्वारा रचित संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है, तो हमने किसका जिक्र किया, शंकर देव द्वारा रचित संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है सत्रिय नृत्य में। और सत्रिय नृत्य के मुख्य नर्तकों में मणिराम दत्ता मोक्तर, बापूराम बयन अलाई, इंदिरा पी बोरा, परमानंद बोर बयन, जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर आदि दोस्तों सत्रिय नृत्य के प्रमुख नर्तक है। एक बार फिर से नाम देख लो कि सत्रिय नृत्य के प्रमुख नर्तकों में कौन कौन शामिल है, मणिराम दत्ता मोक्तर, बापूराम बयन अलाई, इंदिरा पी बोरा, परमानंद बोर बयन, जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर आदि। और ओजापल्ली भी असम का एक नृत्य है। क्या यह ओजापल्ली भी असम का एक नृत्य है? और ऐसा भी क्वेश्चन यहां से निकल सकता है कि ओजापल्ली निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य है, तो ओजापल्ली असम राज्य का एक नृत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और आगे दोस्तों कथक नृत्य की बात करें, कथक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश और जयपुर से है। क्या उत्तर प्रदेश एवं जयपुर से संबंधित यह कथक नृत्य हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। कथक नृत्य क्या दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है यह कथक नृत्य। इमेज आप देख सकते हैं, कथक ही भारत का वह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है तो नाम है कथक।
और कथक का आशय कथा कहने से है, किंतु इसका नृत्य रूप तालबद्ध पदचाप, विहंगम चक्कर आदि द्वारा पहचाना जाता है। और कथक का जन्म भी मंदिरों में ही हुआ था, किंतु ईरानी और मुस्लिम प्रभाव से यह दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया। क्या यह कथक का आशय कथा कहने से है, किंतु इसका नृत्य रूप तालबद्ध पदचाप, विहंगम चक्कर आदि द्वारा पहचाना जाता है। कथक का जन्म भी मंदिरों में ही हुआ था, किंतु ईरानी और मुस्लिम प्रभावों से यह दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है? तो कथक नृत्य दोस्तों हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कथक नृत्य। और इस नृत्य शैली को संगीत के कई घरानों का समर्थन मिला, यथा जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। और याद रखना यह सभी घराने में सबसे नया घराना है रायगढ़ घराना। क्या सबसे नया घराना है यह रायगढ़ घराना। और 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। यहां से दोस्तों दो क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक तो सबसे नया घराना कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर होना चाहिए रायगढ़ घराना। और एक क्वेश्चन यहां से निकल सकता है कि 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने वाजिद अली शाह के संरक्षण में किस शास्त्रीय नृत्य का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है? तो हमें याद रख लेना है कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है वाजिद अली शाह के शासनकाल में। और प्रसिद्ध कथक कलाकार कौन कौन है? तो दोस्तों विभिन्न घराने से जुड़े हुए विभिन्न कलाकार है। सभी कथक कलाकार है, लेकिन घराना अलग अलग है। तो जयपुर घराने से संबंधित कथक के प्रसिद्ध नृत्यकार कौन कौन है? गिरधारी महाराज, शशि मोहन गोयल, उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली, शोभना नारायण तथा राजेंद्र गंगाणी। और बनारस घराना से संबंधित दोस्तों नृत्यकार है सितारा देवी और उनकी पुत्री वैजयंती माला। यह याद रख लेना है कि प्रसिद्ध कथक कलाकार यह सितारा देवी और उनकी पुत्री वैजयंती माला किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। तो एक बार फिर से देख लो कि जयपुर घराने से संबंधित प्रसिद्ध कथक कलाकार कौन कौन? गिरधारी महाराज, शशि मोहन गोयल, उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली, शोभना नारायण तथा राजेंद्र गंगाणी। और बनारस घराने से संबंधित सितारा देवी और उनकी पुत्री वैजयंती माला। ओके। और लखनऊ घराने से संबंधित प्रसिद्ध कथक डांसर कौन कौन? तो पंडित लच्छू महाराज। हाल ही में दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, और इसीलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिरजू महाराज से संबंधित क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में आएगा। तो याद रखो पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे, और वो कथक के प्रसिद्ध डांसर थे। और रायगढ़ घराना सबसे नया घराना है रायगढ़ घराना। तो याद रखो जयपुर घराने व लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक कलाकारों को रायगढ़ के राजा चक्रघाट सिंह ने संरक्षण दिया, जिससे रायगढ़ घराने का जन्म हुआ। और पंडित कार्तिक राम और उनके पुत्र पंडित रामलाल इस घराने के प्रमुख नर्तक है। तो यहां हमें याद रख लेना है कि पंडित लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज दोस्तों किस घराने से संबंधित है? तो याद रखना लखनऊ घराने से संबंधित। और रायगढ़ घराना नया घराना है। जयपुर घराने व लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक कलाकारों को रायगढ़ के राजा चक्रघाट सिंह ने संरक्षण दिया, जिससे रायगढ़ घराने का जन्म हुआ। और पंडित कार्तिक राम और उनके पुत्र पंडित रामलाल इस घराने के प्रमुख नर्तक है। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध कथक कलाकार है? तो पंडित लच्छू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित, पंडित बिरजू महाराज वो भी लखनऊ घराने से संबंधित, सितारा देवी भी एक प्रसिद्ध कथक कलाकार है। तो हमारा आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी प्रसिद्ध कथक कलाकार है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो दोस्तों यहां सोचना पड़ेगा कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो यहां आंसर बनेगा मणिपुरी। क्या? मणिपुरी। और आगे मैं आपको बताऊं
तो निम्न में से कौन एक उत्तरी भारतीय नृत्य है? उत्तरी भारत से संबंधित एकमात्र नृत्य जिसका नाम है कथक। क्या? कथक। सही आंसर है ऑप्शन ए। और निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? तो दोस्तों यहां पूर्वी भारत, उत्तरी भारत आए तो कथक, लेकिन पूर्वी भारत आए तो हमारा आंसर होना चाहिए मणिपुरी। क्या? मणिपुरी पूर्वी भारत से संबंधित है और कथक है वो उत्तरी भारत से संबंधित है। क्लियर? और कथक कहाँ की नृत्य शैली है? फिर से एक बार रिपीट हुआ गया है, कथक कहाँ की? उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो यहां वीडियो को खत्म करते हैं। आपकी समझ में ये सभी हमारे भारत देश के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य आपके समझ में आ गया? वेल डन। तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करें। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।